अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 14 पेज नंबर 448 पर मिस सारा हसाम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनकी हम टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आप अपनी स्क्रीन्स पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ए से लेकर W तक तकरीबन 24-26 एडजस्टमेंट्स हैं, तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आप इसको अच्छी तरह से वॉच करें, नोट करें, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बहुत सी एडजस्टमेंट्स इसमें आपके क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी पर मंथ है 80,000। एज़ यू पीपल ऑलरेडी नो, बेसिक सैलरी जो है वो फुली टैक्सेबल होती है और हम इसे एनुअल फिगर में लिखते हैं। 80,000 पर मंथ है तो 12 मंथ्स की हो गई 9,60,000। उसके बाद स्पेशल पे है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, स्पेशल पे को एग्ज़ाम कर देते हैं कंसिडरिंग कि ये कहीं स्पेशल अलाउंस है। भाई स्पेशल अलाउंस एग्ज़ाम होता है, स्पेशल पे एग्ज़ाम नहीं होती। उसके बाद एडहॉक रिलीफ़ है, आर्जी रिलीफ़ है जो आम तौर पर बजट में गवर्नमेंट जो है सैलरीज़ में इजाफ़ा करती है। 1,40,000 का एनुअल एडहॉक रिलीफ़ है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद जी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रेचुटी फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जितनी भी ग्रेचुटी फ़ंड मिलेगा वो फुली एग्ज़ैम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई का ग्रेचुटी फ़ंड जो है वो फुली एग्ज़ैम्प्ट होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी कन्वेंस है। कन्वेंस फैसिलिटी जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। कन्वेंस अलाउंस 1,60,000 कार ओन एंड रन बाय एम्प्लॉई, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल। इसको मार्क कर लें, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आएगा। तो कन्वेंस अलाउंस है 1,60,000 फुली टैक्सेबल होगा। कन्वेंस अलाउंस हो, हाउस रेंट अलाउंस हो, फुली टैक्सेबल होता है। कन्वेंस अलाउंस के बाद लिखा हुआ जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड। तो मैंने बताया था जब भी प्रोविडेंट फ़ंड की कोई भी टाइप आएगी तो आपने पहले यहाँ पर उस प्रोविडेंट फ़ंड की टाइप लिखनी है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और तीसरी है जी इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड है तो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड वाली एप्लीकेबल होगी यहाँ पर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो भी 96,000 है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो भी 96,000 है और इंटरेस्ट क्रेडिटेड के बारे में लिखा हुआ जी इंटरेस्ट है 28,800। उसमें साथ परसेंटेज भी दी हुई है कि ये 15% कैलकुलेट किया गया है। 15% किसका होगा? 96 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 96 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, टोटल आ जाएगा 1,92,000। तो 1,92,000 का 15% लिया गया होगा। बहरहाल इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है जी? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो हर टाइप में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ऑलरेडी इंक्लूडेड, ओके। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ये फुली एग्ज़ैम्प्ट है। क्यों? बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड। इसी तरह गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड है, दैट्स वाई इंटरेस्ट क्रेडिटेड जितना भी होगा फुली एग्ज़ैम्प्ट होगा। तो बड़ी सिंपल सी ट्रीटमेंट है जी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड की। उसके बाद आ जाए जी एच ट्रीटमेंट है, फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, अभी जो रिहाइश की सहूलत मिली है इसकी ट्रीटमेंट ये है, अगर बिग सिटी में है तो मिनिमम टाइम स्केल का 45% लेंगे, अगर अदर देन बिग सिटी है तो मिनिमम टाइम स्केल का 30% लेंगे। इस क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल नहीं है तो बेसिक सैलरी का ही हम
45% ले लेंगे। तो 9,60,000 का आप 45% लें, 9,60,000 का 45% लेंगे तो आएगा 4,32,000, 4,32,000। ये फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन जो है ये टैक्सेबल हो गया। उसके बाद है जी गैस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस फॉर द ईयर पेड बाय एम्प्लॉयर। यूटिलिटी अलाउंस की तरह ट्रीटमेंट है जी। गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल है। ये बेनिफिट 1,25,000। उसके बाद है जी कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ 1 मंथ नोटिस पीरियड सैलरी पेड बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अर्ली आपको जॉब से निकाल दिया गया है, कंपनसेशन उसकी मिल रही है। कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ 1 मंथ नोटिस फुली टैक्सेबल है। ये नोटिस जो है ये जॉब से फायर करने का, निकालने का नोटिस होता है। एम्प्लॉयर इस पर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ कंपनसेट करता है, फुली टैक्सेबल होता है जी। उसके बाद के आइटम है जी स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस दिया हुआ है जी आपको, साथ उसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है। स्पेशल अलाउंस हमेशा मीटिंग बिज़नेस एक्सपेंसेस के लिए होता है। उसकी एक्चुअल अमाउंट जो इंकर्ड है वो 20,000 है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है जी। तो माइंड इट के स्पेशल अलाउंस जो है ये हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होगा, चाहे एक्चुअल एक्सपेंसेस ज़्यादा हों कम हों, इससे कोई कंसर्न नहीं है जी। 42,000 का स्पेशल अलाउंस है, फुली एग्जैम्प्ट होगा। आगे चलें तो लिखा हुआ है रेंट फॉर द ईयर 2,25,000। ये रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स पेड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। लॉयर फ़ी ये भी एक्सपेंस है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉयर फ़ी फॉर ड्राफ्टिंग द मास्टर रेंट एग्रीमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कलेक्शन चार्जेस, बहरहाल ये सारा पैराग्राफ जो है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी में जाकर डिस्कस करेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। देन गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ। पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ है, तो याद रखा जाए ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आएगा और इस पर 15% टैक्स होगा। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आएगा और इस पर 15% टैक्स होगा क्योंकि लेस दैन 12 मंथ जो है होल्डिंग पीरियड है। इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम है, आप जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, फुली एग्जैम्प्ट होती है। रेंट फ्रॉम हायर ऑफ फर्नीचर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, फुली टैक्सेबल होगा। रिम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप, इसकी 2 ट्रीटमेंट है, इसको मार्क कर लें जी, 2 मार्क्स इस पर लगा लें। एक तो अदर सोर्सेज में आना है और सेकेंडली इसने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आना है। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 20,000 एंड विनिंग फ्रॉम रेफल, दोनों FTR के आइटम्स हैं, इनको भी मार्क कर लें। FTR में इन दोनों पर 15% टैक्स होना है। विनिंग फ्रॉम रेफल 20% होना है उस पर, और डिविडेंड पर 15% होगा। उसके बाद है जी प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इस पर 10% टैक्स है जी FTR में। स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट का टैक्स जो है वो 10% है FTR में, बिल्कुल। उसके बाद लिखा हुआ है एनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। एनकैशमेंट का मतलब डजंट मीन कि आपको प्रॉफिट हो रही है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। मार्कअप ऑन लोन फॉर हाउसिंग फाइनेंस, आप जानते हैं टोटल इनकम में से माइनस होगा। डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैश लोन फ्रॉम सिस्टर, कैश लोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल होता है। 2 पेंशन रिसीव्ड हैं। अब पेंशन के बारे में देखा जाता है भाई, जो हायर वाली पेंशन होती है, ये देखें जी यहाँ पर पेंशन जो है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है। 2 पेंशन्स रिसीव्ड। अब पेंशन्स का रूल ये है, एक पेंशन ज़्यादा अमाउंट की है, एक कम अमाउंट की है। तो आप देखें एक पेंशन है 30,000 और एक है 40,000। तो रूल ये है, एक 40,000 है और एक 30,000 है। रूल ये है जी पेंशन्स के बारे में कि जो हायर वाली पेंशन है वो एग्जैम्प्ट होगी, लोअर वाली पेंशन टैक्सेबल होगी। इसके अलावा शर्त भी ये है, अगर वो 60 ईयर एज का, अगर जो टैक्स पेयर है वो 60 ईयर या इससे ज़्यादा एज का हुआ तो जितनी भी पेंशन मिलें सारी एग्जैम्प्ट हो जाती हैं। बहरहाल यहाँ पर एज मेंशन नहीं है, दैट्स वाई हमने लेस वाली पेंशन जो है वो टैक्सेबल कर दी है।
प्रॉफिट ऑन लोन पे टू द स्केड्यूल बैंक फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस। देखिए आप प्रॉफिट ऑन लोन पर प्रॉफिट दें अगर वो घर बनाने के लिए या प्लॉट ख़रीदने के लिए, फिर तो वो उसके बदले में आपको जो है वो आप टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ये जो रेनोवेशन है ना ये अलाउड नहीं है। उसके बाद द फॉलोइंग अमाउंट इज़ क्लेम फॉर रिबेट के लिए उसने ये क्लेम किया है। क्या क्लेम किया जी? डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्कुल रिबेट मिलेगी, एवरेज रिलीफ मिलेगी, इस पर चैरिटी की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। रिक्वायर्ड क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, एवरेज रिलीफ, और लिखा हुआ है टैक्स पेएबल कैलकुलेट करें। डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ ऑलरेडी पेड फ्रॉम हिज सैलरी 50,000। तो यहाँ तक आपके पास सैलरी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आप टोटल कर लें, आपके पास आ जाएगी टोटल सैलरी इनकम जी। टोटल करें और बताएं जी टोटल सैलरी इनकम कितनी है, इसे नोट करें। टोटल सैलरी इनकम हमारे पास आ जाती है जी 21,47,000, 21,47,000 जो है वो टोटल सैलरी इनकम आ गई। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ था। अब देखिए के बाद एल जो पैराग्राफ है, सबसे पहले उसमें रेंटल इनकम, रेंटल इनकम गिवन है जी 2,25,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? प्रॉपर्टी टैक्स पेड, इसकी मैंने बताया कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉयर फ़ी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लॉयर फ़ी फॉर ड्राफ्टिंग द मास्टर रेंट एग्रीमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कलेक्शन चार्जेस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रिपेयर चार्जेस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम न्यू टेनेंट 7 लाख, पेड सिक्योरिटी टू द ओल्ड टेनेंट, ओल्ड टेनेंट जिसने उस मकान में 3 साल रहकर उसको खाली कर दिया, आपने उसे उसका 5 लाख एडवांस वापस किया, फिर नए टेनेंट नए किराएदार को मकान किराए पर दिया तो उससे आपने 7 लाख एडवांस लिया। पहले भी मैं इसकी ट्रीटमेंट समझा चुका हूँ, दोबारा देख लें। जब आप, वैसे तो रूल ये है कि अनएडजस्टेबल एडवांस जो होता है ना सिक्योरिटी या एडवांस, उसका 1/10 टैक्सेबल होता है, 1/10। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आपने नया टेनेंट से 7 लाख एडवांस लिया है और पुराने टेनेंट को आपने 5 लाख वापस भी किया है। अब देखें वो जो 5 लाख पुराने टेनेंट को वापस किया है ना, 5 लाख वापस, उसको आपने 3 साल तक टैक्सेबल किया है। 3 साल तक उसको टैक्सेबल करने के बाद अब आपने उससे मकान खाली करवाया और मकान न्यू टेनेंट को दिया तो उससे आपने 7 लाख एडवांस ले लिया। अब होगा क्या कि 1/10 लेंगे किसका? वो जो पुराने एडवांस का पोर्शन टैक्सेबल हो चुका है, कितना देखें ज़रा, पुराने एडवांस का कितना पोर्शन टैक्सेबल हो चुका है? 5 लाख 1/10 कितना आता है? 50,000, 50,000 आता है 1/10 लेकर। ये 3 साल तक टैक्सेबल होता रहा है, 3 साल तक ये टैक्सेबल होता रहा है। इसका मतलब हुआ 3 साल में ये कितना टैक्सेबल हो गया? 1/10 आ गया 1 साल का 50,000, 3 सालों में कितना टैक्सेबल हो गया? 1.5 लाख, 1,50,000। ये पोर्शन है ओल्ड एडवांस का जो टैक्सेबल हो चुका है, जिस पर टैक्स लग चुका है। तो आपने क्या करना है, जब न्यू टेनेंट से आपने एडवांस लेना है तो उसमें से पुराना एडवांस जो है वो माइनस कर देना है। तो ये आएगा 5,50,000। इसका 1/10 लेंगे तो वो आएगा 55,000। दिस इज़ रेंट चार्जेबल टू टैक्स 2,25,000 प्लस 55,000, यह आएगा 2,80,000 रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब ये वो रेंट है जिसके बारे में हम लिखते हैं टू बी टैक्स्ड सेपरेटली,
इस पर सेपरेटली टैक्स लगेगा, SBI सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। तो ये प्रॉपर्टी इनकम हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि जब हम इसे अदर सोर्स में जाकर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर लिखेंगे तो हम वहाँ पर 2,80,000 डायरेक्ट लिख देंगे जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट आता है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 में देखें जी कौन कौन सी आइटम्स आती हैं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस के आइटम जिनको आपने मार्क किया हुआ है उनको देखें। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक, सबसे पहले आपने उसको मार्क किया हुआ था। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोफेशनल बुक्स, ऑन प्रोफेशनल बुक्स। अब क्योंकि प्रोफेशनल बुक्स हैं दैट्स वाई इनकी जो रॉयल्टी है ये फुली टैक्सेबल होगी। 36,000 आउटर कॉलम में हम लिख रहे हैं, फुली टैक्सेबल है जी। रॉयल्टीज़ के बाद एक और बिज़नेस इनकम थी रेंट ऑफ हायर ऑफ फर्नीचर। अब इसको आप अदर सोर्स में भी लिख सकते हैं इस सूरत में कि आप ये काम रूटीन में नहीं कर रहे, अदरवाइज़ इनकम फ्रॉम बिज़नेस में भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस के बाद नेक्स्ट है जी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की हेडिंग दें जी, कैपिटल गेन्स सेक्शन 37। क्वेश्चन जब हम सैलरी का पोर्शन लिख रहे होते हैं तो हमने सारा क्वेश्चन इस वजह से पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए भी क्वेश्चन में और किस किस हेड से रिलेटेड इनकम्स हैं। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम थी जी, एक ही इनकम थी जिसको हमने मार्क किया हुआ था। एन आइटम है, देखें एम के बाद एन आइटम। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेचकर गेन हुआ। कितना गेन हुआ जी? 50,000 का गेन हुआ। अब क्योंकि होल्डिंग पीरियड देखें साथ लिखा हुआ है लेस दैन 12 मंथ, तो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15%, वेयर फ्रॉम SBI सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो इनकम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर नहीं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाकर ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन में देखें जिन जिन चीज़ों को आपने मार्क किया है कि इनमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड कौन सी इनकम है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम है जी। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो फुली एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 90,000 है, फुली एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम के बाद रेंट फ्रॉम हायर ऑफ फर्नीचर, रेंट फ्रॉम हायर ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को हायर किया है, उसका रेंट है 40,000 का, फुली टैक्सेबल है, रेंट आपने वसूल किया है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप, मैंने बताया था इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, यहाँ पर भी लिखा जाएगा और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी लिखा जाएगा। रेम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप है जी 15,000, फुली टैक्सेबल है। डिविडेंड उसके बाद आ गया, प्रॉफिट आ गया, मार्कअप, डिस्पोजल, फिर कैश लोन। कैश लोन फ्रॉम सिस्टर। बेहतर देखें जी, तरीका ये है जिन जिन चीज़ों को आप मार्क कर लेना उनको फिर जब भी कोई इनकम ढूंढ रहे हो तो सबको पढ़ें, सब मार्क्ड आइटम्स को, ताकि मिस्टेक ना कोई हो। आपको पता है एक भी मिस्टेक हो गई, एक भी इनकम आपने गलत लिख दी, ना लिखी, तो आपका सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। 4-5 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते फिर। कैश लोन के बाद 2 पेंशन हैं जी, उसके बाद वो भी हम कर चुके हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, डोनेशन, सिक्योरिटी। तो देखिए यही आइटम हैं जी, 3 आइटम थी जो कि अदर सोर्सेज से रिलेटेड थी। एक एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम का मैंने बताया भी था कि ये फुली एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक अब इनकम का हम टोटल करते हैं जी।
तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी, क्योंकि सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी नोटबुक से टोटल करें, इनकम फ्रॉम सैलरी तक तो हम टोटल कर चुके हैं। प्रॉपर्टी को ऐड करें, प्रॉपर्टी भी सॉरी इनर कॉलम में लिखी थी आपने। कैपिटल गेन को ऐड करें, फिर बिज़नेस को, फिर अदर सोर्सेज को, तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 25,08,000। 25,08,000 ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं एज़ यू पीपल नो। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। ये है जी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में है प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन पेड ऑन हाउसिंग फाइनेंस लेस मार्कअप टू द हाउसिंग फाइनेंस। घर के लिए कर्ज़ा लिया, घर बनाने के लिए या प्लॉट ख़रीदने के लिए, उसका जितना मार्कअप है ये अलाउड है। मैक्सिमम 2 लाख तक, 20 लाख की इनकम अगर आपकी हो, इससे कम हो 50% तक अलाउड होता है। तो 2,80,000 जितना भी होगा ये आपने माइनस कर देना है। ये मार्कअप अलाउड है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस वो नहीं है जी आपके पास। टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो इट कम्स एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 25,08,000 में से 2,80,000 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा जी 22,28,000। 22,28,000 एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आपके पास आ गई। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी, इसमें ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम ईओपी। इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं है, तो इसका मतलब है यही हमारी फाइनल इनकम होगी, इसी पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं जी। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल को कैलकुलेट करते हैं जी। कैसे? इस 22,28,000 को देखें जी, स्लैब रेट में किस स्लैब में आ रही है। स्लैब रेट का टेबल जो है वो आपके पास बुक में भी गिवन है, मेरे जो नोट्स हैं उसमें भी गिवन है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल 4th स्लैब में आ रहा है जी, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹12 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। तो 12 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा ना हो, 25 लाख से 12 लाख से ज़्यादा हो, 25 लाख से ज़्यादा ना हो, तो इस स्लैब में आएगा कितना टैक्स है जी? 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है, 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है जी। तो इनकम है 22,28,000, ये 12 लाख से कितनी ज़्यादा है? देखें जी कितनी ज़्यादा बनती है जी, 10,28,000। 10,28,000 ज़्यादा बनती है। इस पर कितना टैक्स है जी? 5% टैक्स है जी। तो 10,28,000 पर 5% टैक्स निकालेंगे तो वो आएगा 51,400। दिस इज़ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल 51,400। एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने के बाद 3rd स्टेप है जी, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। क्योंकि एवरेज वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो नहीं ना है, तो डायरेक्ट आपने एक्चुअल टैक्स निकाल लिया। उसके बाद इसमें ऐड करें ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 14th न्यूमेरिकल है। देखें कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में 3 चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन और गोल्डन हैंडशेक अगर एवरेज टैक्स रेट गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम है जी, बिल्कुल है जी। प्रॉपर्टी इनकम कितनी है आपने कैलकुलेट की हुई है, देखिए अपनी नोटबुक पर 2,80,000। प्रॉपर्टी इनकम का टैक्स कैसे पता चलेगा, ये भी टेबल दिया हुआ है जी प्रॉपर्टी इनकम का। देखें उसमें लिखा हुआ है 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम एग्जैम्प्ट है। 2 लाख से जितनी ज़्यादा है 6 लाख तक कितनी ज़्यादा हुई जी? 80,000। इस पर 5% टैक्स है। 80,000 पर 5% टैक्स है। 5% कितना आ जाएगा जी? 4,000। तो 51,400 आपकी सैलरी का टैक्स हो गया। 51,400 जो आपने इससे पहले इनकम निकाली है, सैलरी का टैक्स हो गया, बिज़नेस का टैक्स हो गया, कैपिटल गेन में से कुछ आइटम्स का होता है और अदर सोर्सेज का। प्रॉपर्टी का टैक्स हम बाद में ऐड कर देते हैं। इसी तरह
गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, उसके साथ भी आपको याद होगा मैंने लिखा था टू बी टैक्स्ड सेपरेटली एट द रेट ऑफ 15%। तो गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स कितना है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ था तो इस वजह से 15% टैक्स था। गेन था जी 50,000 का, 50,000 का गेन है, उस पर 15% टैक्स होगा, वो आएगा 7500। तो गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर का टैक्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। इस 51,400 में 4,000 भी ऐड कर दें, 7,500 भी ऐड कर दें, 4,000 भी ऐड कर दें और 7,500 भी ऐड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 62,900 एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। ये था थर्ड स्टेप, सेपरेट ब्लॉक। फोर्थ स्टेप है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट और डिसेबल पर्सन की रिबेट, इस क्वेश्चन में नहीं है। फिफ्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है। सिक्स स्टेप क्या है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। सेवन स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस क्वेश्चन में है जी। एवरेज रिलीफ का तरीका मैंने बताया था, उससे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है जी, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, किस पर रिलीफ देनी है, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ किस पर देनी है जी आपने। एक ही अमाउंट है पूरे क्वेश्चन में, हमने पढ़ी है बार बार, डोनेशन लिखा हुआ ना जी, डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उसने दो अमाउंट जो है वो रिलीफ के लिए मांगी थी। आप देखें डब्ल्यू के बाद 1 और 2, डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपने डोनेशन दी है 2,75,000, इस पर एवरेज रिलीफ है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका एक तो मैंने बताया हुआ है, लिखवाया भी हुआ है आपको फॉर्मेट में, कि अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं। अब रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम नहीं है, तो फिर तरीका क्या होता है, पिछले स्टेप का टैक्स ऐड करें, पिछले स्टेप का टैक्स लिखें और टोटल इनकम लिखें। टोटल इनकम कौन सी है, एक तो है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, ये वाली 22,28,000, एक तो ये इनकम है। 22,28,000 का टैक्स कितना आया था, 51,400। इसके अलावा टैक्स कौन से शामिल है, प्रॉपर्टी का टैक्स शामिल है। प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, 2,80,000 प्लस, और किसका टैक्स शामिल है, कैपिटल गेन का, वो उसकी इनकम कितनी है, 50,000। ये आपकी टोटल इनकम है। देखें 62,900 टैक्स कैसे आया है, तीन चीज़ों को ऐड करके, 51,400 को, इस 4,000 को और इस 7500 को, इन तीनों को ऐड करके आया है 62,900। अच्छा, अब इन तीनों की इनकम कौन सी है, अगर टैक्स ये है तो इनकी इनकम कौन सी है, 51,400 किसका टैक्स है, 22,800 का, 2,28,000 का, ठीक हो गया। ये 4,000 किसका टैक्स है, 2,80,000 का। ये 7,500 किसका टैक्स है, 50,000 का। तो ऊपर टोटल टैक्स लिखा है तो नीचे टोटल इनकम लिखें, इसे डिवाइड करें, इसे ऐड करके। रिलीफ किस पर देनी है, 2,75,000 पर, जिस पर रिलीफ देनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। टैक्स को डिवाइड करें इनकम के साथ, 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा, उसको जिस पर रिबेट देनी है 2,75,000 उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास रिलीफ आ जाएगी 6,762। जब एवरेज रिलीफ माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है नेट टैक्स पेएबल। तो 62,000 में से 62,900 में से 6,762 माइनस करें तो नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा जी 56,138। नेट टैक्स पेएबल आ गया। अब उसके बाद लास्ट स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो टैक्सेस जो आप पे कर चुके होते हैं। नंबर 1, तरतीब से अगर आप चलें
तो क्वेश्चन में फर्स्ट जब देखें कन्वेंस फैसिलिटी लिखी थी ना, तब मैंने साथ ही मार्क करवा दिया था आपको कि देखें जी मार्क करें, लिखा हुआ है साथ क्या, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का 1800 टैक्स आप दे चुके हो मैं। उसके बाद दूसरी आइटम जो मैंने मार्क करवाई थी कि वो जो रिम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप है, रिम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप, उसका एट सोर्स आप टैक्स दे चुके होते हैं 10%। तो रिम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप है 15,000, इसका 10% टैक्स एट सोर्स आप पे कर चुके होते हैं 1500, ये भी माइनस हो जाएगा। और थर्ड और लास्ट है जी जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था पॉइंट, मैंने कहा था पहली लाइन से लेकर एंड वाली लाइन तक क्वेश्चन पढ़ें। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से 50,000 टैक्स जो है वो कट चुका है। तो तीन चीज़ों का टैक्स थी, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, टैक्स रिम्यूनरेशन फ्रॉम एग्जामिनरशिप, जैसे मैंने अभी बताया था जी 15,000 है ना एग्जामिनरशिप की रिम्यूनरेशन, इस पर 10% टैक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है जी 50,000, अब ये माइनस कर दें जी 50,000 भी, 1500 भी और 1800 भी, तो ये 53,300 बनता है, 1500, 1800 और 50,000। तो आपके पास नेट टैक्स पेबल आ जाएगा 2838। दिस इज़ कॉल्ड नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया जी 28,800। तो ये क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाए जी टैक्स अंडर एफटीआर, जिन जिन आइटम्स के साथ मैंने कहा था जी ये एफटीआर में आएंगी, उनमें एक तो थी जी टैक्स डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी, जिसका मैंने बताया था 15% टैक्स होगा, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी। उसके बाद प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, और थर्ड था जी विनिंग फ्रॉम रेफल, मैंने बताया था जी इसका 20% टैक्स होगा, विनिंग फ्रॉम रेफल्स। अब डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी कितना है जी 20,000, इस पर 15% टैक्स होगा 3,000। प्रॉफिट ऑन स्पेशल डिपॉजिट सर्टिफिकेट है 12,000, इसका टैक्स भी मैंने बताया था, इसका टैक्स भी याद रखना है, 10% है, ये आएगा 1200। विनिंग फ्रॉम रेफल 60,000 है, इसका टैक्स था 20%, तो ये आएगा 12,000। तो एफटीआर का टैक्स आपके पास आ जाएगा जी 16,200, ये एफटीआर का टैक्स आ गया जी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर 14 जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, छोटी सी एक बात आपके साथ डिस्कस करनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स इस इंतज़ार में हैं कि भाई पेपर कैंसिल हो जाएंगे या हमें कोई न्यूज़ मिल जाएगी कि आपको भी प्रमोट कर दिया गया है तो हमें तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको क्लियर कट बता दूं जी कि कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपके पेपर जो हैं वो कैंसिल हो जाएं या पोस्टपोन हो जाएं या ना लिए जाएं, क्योंकि ये बैचलर लेवल है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सबको पास करके प्रमोट करके वो कहें जी ठीक है अब आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाएं। यूनिवर्सिटीज़ इतनी नहीं हैं यहाँ गवर्नमेंट के पास कि वो आप सबको प्रमोट करके जी तो वो कहें जी ठीक है अब सबको अब हम एमकॉम में या एमबीए में एडमिशन देंगे। उनके लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सबको पास करना। तो पेपर चाहे जब भी हों, ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं सितंबर में हों,
तो आप जो है अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। ये बोनस समझें कि हमने इन एग्ज़ाम्स जो लेट हो रहे हैं हमने इनसे बेनिफिट उठाकर अच्छे मार्क्स लेने हैं, पोजीशन लेनी है, ताकि आगे हमें जो जब हम एमकॉम में या एमबीए में अप्लाई करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो मेरिट में। तो अपनी जो कमियां कोताहियां हैं उन्हें यहाँ पर ओवरकम करें। जो मार्क्स कम आए थे किसी के, अगर पार्ट 1 में कम आए थे तो वो इसको ओवरकम करे, इसे बेनिफिट उठाए, डे एंड नाइट पढ़ें। एटलीस्ट आपको आजकल 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो समझ लें कि आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया इन हालात का, इन हालात को पॉजिटिवली नहीं लिया आपने। तो देखें, हर सिचुएशन को आपने खुद अपॉर्चुनिटी बनाना होता है अपने लिए। ये मौके ऐसे नहीं मिलते कि किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो जी आपको मौका मिल गया, अब इसको अवेल कर लें। फिर तो हर कोई अवेल कर ले। अपॉर्चुनिटी वही बनाता है जो समझदार होता है, जो इस पेंडेमिक में भी घर रहने को, कॉलेज ऑफ होने को, पेपर डिले होने को एक बोनस समझे, एक अपॉर्चुनिटी समझे। तो आप इसे अपॉर्चुनिटी समझें, अपने लिए क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, ग्रेड्स को इम्प्रूव करें, ताकि आपके लिए हायर स्टडीज़ करना जो है वो ईजी हो और आप अपना नाम बना सकें। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में के हर इम्तिहान में कामयाब करें। ये प्रॉब्लम नंबर 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।